हमारे कई दोस्त ये मजाक भी किया करते थे कि DHU में एक रोबोट तैनात कर दिया गया है, जो ही गेट से मरीज़ अंदर आएगा तो उसको बोलेगा इसको एबटाबाद के खलो। मुखलिस होने की हमें खुद ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे, हर शख्स खुद से मुखलिस नहीं होगा, खुद से दयानतदार नहीं होगा, खुद से ईमानदार नहीं होगा, खुद से दूसरे का एहसास करने वाला नहीं होगा, उस वक्त तक उसका नुमाइंदा कभी नहीं हो सकता। क्यों? कि ये मेरे रब और उसके रसूल का फ़ैसला है कि जिस तरह की आवाम होती है उस तरह के उस पर हाकम जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं। बच्चों का मिडिल स्कूल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अख्तर नवाज़ ख़ान ने बनाया था। पानी की जो स्कीम थी वो भी अख्तर नवाज़ ख़ान ने हमें दी थी। वो अख्तर नवाज़ ख़ान जो शहीद थे उन्होंने काम करवाए हैं। उनका यही मिशन था कि आवाम की खिदमत करना। वोट के दिन होते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वोट के बाद फिर उन लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। टेक्निकली जो फॉल्ट है वो ये है कि शुरू पे जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो ट्रांसफार्मर थे उनमें कापर इस्तेमाल होता था, जो वायर्स थी वो कापर की थी। इंतहाई मुश्किलात में अपना वक्त गुजार रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं, वहाँ पे रोड दोबारा रिपेयर तक भी किसी MPA किसी MNA ने नहीं करवाया। लॉलीपॉप देते रहे वहाँ की आवाम को। हमारा जो काबज़ माफिया मुल्क भर में, जिनको हम अशरफिया कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, या हमारे सियासतदान हैं, इन्होंने आपस में मिली भगत करके वो उस कापर को हथियाया और उसकी जगह पे सिल्वर की सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। हरीपुर के मेरे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं और इस टाइम हरीपुर में यहाँ पे सहाफ़त के शोबे में अपनी खिदमात दे रहे हैं। पहले मेहमान मेरे साथ मौजूद है सैयद अल्ताफ़ हुसैन वारसी, हरीपुर में एक नाम है इनका, इनसे भी बात करेंगे। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं राशिद महमूद, का ताल्लुक़ एक ऐसे गाँव से है जिसको बैकवर्ड कहा जाता है। बिला ताख़ीर वारसी साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद अख्तर अवान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नवाज़िश करम, मेहरबानी। SCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। आप हमें ये बताएं और हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको भी ये बताएं, इस टाइम हरीपुर में अवामी मसाइल के हवाले से क्या पोजीशन चल रही है? देखिए जी, अवामी मसाइल में तो बेशुमार मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क भर में की तरह ज़िला में भी जो है वो बेरोज़गारी है। नौजवान नस्ल मुख्तलिफ़ डिग्रियां उनके पास हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ उनके पास होनी चाहिए वो नहीं है। रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं है, कोई नवीद नहीं है और कोई आसार नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है जो उनका मुस्तकबिल है वो रोशन कर सकती है, वो है उनकी किसी न किसी शोबे में स्किल होनी चाहिए उनके पास, कोई महारत होनी चाहिए उनके पास। आजकल टेक्निक का दौर है, कोई ना कोई टेक्निकल काम उनको आना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ डिग्रियाँ, उनके पास सिर्फ रटाए जो हैं सर्टिफिकेट हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बदकिस्मती से वो तरबियत नहीं कर रहा, वो नॉलेज दे रहा है, उनको मालूमात फराहम कर रहा है। वो तो कोई भी शख्स आजकल पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, वो नेट पे बैठ के बड़ी आसानी से घर बैठे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का नॉलेज हासिल कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन जब तक वो किसी मखसूस फील्ड में स्पेसिफ़िक स्किल हासिल नहीं करेगा, उसके मुस्तकबिल का जो है रोशन होना नामुमकिन है, मैं तो ये समझता हूँ। राशिद महमूद साहब, आप हमें ये बताएं, आप जिस गांव से आपका ताल्लुक़ है वो ज़िला हरीपुर और तहसील हरीपुर, ख़ास तौर पे तहसील हरीपुर मैं कहूँगा क्योंकि ज़िले में 3 तहसीलें हैं और जो हलका है आपका गाज़ी, तो तहसील तो हरीपुर में है लेकिन आपका जो हलका है वो गाज़ी के साथ है, PK 42। तो वहाँ पे जो मसाइल हैं आवाम को, वो सबसे बड़ा मसला क्या है? देखें जी, वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो वहाँ के लोगों के लिए रोड है।
ठीक है जी। वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं, वहाँ पे रोड दोबारा रिपेयर तक भी किसी MPA किसी MNA ने नहीं करवाया। ये नहीं, वहाँ पे ये कहते रहे हैं, लॉलीपॉप देते रहे वहाँ की आवाम को, ठीक है जी, लेकिन बुनियादी जो एक तो सेहत है, दूसरा रोड है, लेकिन रोड की हालत वहाँ पे इतनी अबतर हो चुकी है कि वहाँ पे जाने के लिए तो विंडो का सक्सेस मुश्किल हो गई है ना आपकी। वहाँ पे या तो पेशेंट को लेके आना बड़ा मुश्किल है, या तो आप लेके आएंगे ज़िला हरीपुर के अस्पतालों में, तो गाजी पे तो आपके पहुँचना मुश्किल है। देखें जी, हमारा जो हलका है वो गाजी का है, लेकिन तहसील हमारी हरीपुर के साथ है, ठीक है जी। यूनियन कौंसल जो है हमारी ढींढा है और VC जागल है, और वो जागल का आखिरी बाउंड्री बिल्कुल एंड पे गांव है, उससे ऊपर UC सरीकोट शुरू हो जाता है, VC बैलग्रान और UC। लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो इंतहाई मुश्किलात में अपना वक्त गुजार रहे हैं। और जो हमारा गांव नाड़ा है, नाड़े से जो आगे रोड आता है उसकी भी हालत इंतहाई अबतर है। ख़ासकर ये सावन की जो बारिशें होती हैं मानसून की, इसमें वो रोड मतलब है लोगों को आना जाना जो है ना इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस पे कई दफ़ा हमने अपनी आवाज़ भी उठाई है, लेकिन ये है कि इक़्तिदार में रहने वाले जो होते हैं ना, जब वो वोट के दिन होते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वोट के बाद फिर उन लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। बदकिस्मती है नाजरीन तहसील गाजी के लोगों की, वहाँ पे आज दिन तक कोई मैंडेट लिए हुए कोई ऐसा MPA नहीं आया तो जो डिलीवर कर सके तहसील गाजी को। हरीपुर में तो काम हुए हैं वार साहब, आपके इलाके में तो हरीपुर तहसील में तो काम हुए हैं या नहीं हुए? कि हर इलाके में जो है मसाइल बेशुमार हैं, हमारे इलाकों में भी हैं। हमारे इलाकों में चूँकि शहरी एरिया है तो गली मोहल्ला जात जो है तंग गलियाँ उनकी, उनमें बिजली की जो तारें हैं वो इतनी डेंजरनाक हैं कि हल्की सी फवार पड़ती है तो वो जो साइड की दीवारें हैं जी वो अर्थ हो जाती हैं। जिस तरह आपका बिजली का इलेक्ट्रिक पूल अर्थ होता है, इसी तरह वो जो मकीन है घरों के वो अपनी दीवारों को हाथ नहीं लगाते कि जी अर्थ आ रहा है इसमें, बच्चे जो हैं उनको मना करते हैं जी ना करें। या जो अच्छी फैमिलीज़ हैं उन्होंने अब सेफ्टी के लिए तौर पे इन साइड पे उसके मतलब कि लक्कड़ की जो है वो सीलिंग करवा ली है ताकि उनकी फैमिली जो है वो सेफ़ रहे। लेकिन बाहर गली में से गुजरने वाला बंदा तो अनसेफ़ है और तारे गुच्छे की शक्ल में सारी, ये मसला भी है। नाजरीन इस टाइम जिस मसले की ये बात कर रहे हैं वापडा से रिलेटेड है, तो साबका तो आपके जो यहाँ के हल्के के MNA हैं उमर यूब खान बिजली और पानी के वज़ीर रहे हैं, तो ये बताएं कि आपके हरीपुर में जब भी बारिश होती है या बारिश का मौसम बनता है तो बिजली चली जाती है, लेकिन बदकिस्मती से ज़िला हरीपुर के वो मुतासरीन जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिला। यहाँ तक कि उनका तो कोटा भी किसी महकमे में नहीं है, उन्होंने तो बड़ी कुर्बानी दी है वहाँ पे, उनके लिए तो ना बिजली माफ़ है, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। तो थोड़ी सी लापरवाही भी आप लोगों की है कि वफाकी वज़ीर आपका है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आपका काम है कि उसमें सवाल करें। कभी किया है इस तरह का सवाल? अभी इस तरह भी इसके दो तरह के जो हैं वो जवाबात हैं। एक तो इसका टेक्निकली आंसर है और सेकेंडली जो इसका पॉलिटिकल आंसर है। तो मैं समझूंगा कि थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे तो मैं इसको दोनों का थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले आते हैं टेक्निक की तरफ। टेक्निकली जो फॉल्ट है वो ये है कि शुरू पे जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो ट्रांसफार्मर थे उनमें कापर इस्तेमाल होता था, जो वायर्स थी वो कापर की थी। आहिस्ता आहिस्ता कापर महंगा होना शुरू हो गया और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी डिमांड बढ़ गई, उसका यूज़ बढ़ गया कुछ इंडस्ट्रीज़ में। तो हमारा जो काबज़ माफिया मुल्क भर में, जिनको हम अशरफिया कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या हमारे सियासतदान हैं, इन्होंने आपस में मिली भगत करके वो उस कापर को हथियाया और उसकी जगह पे सिल्वर की सारी चीज़ें जो हैं वो डाल दी। कापर का ये है कि अगर आप इसे पानी के अंदर से भी गुजारें तो इसमें कोई इस तरह का डिफेक्ट नहीं आता, वो कुछ ऐसी परेशानी नहीं होती। लेकिन उसके मुकाबले में सिल्वर एक ऐसा आपके पास मीडियम है कि ये हल्का सा नम हो तो ये आपस में ही शार्ट होकर ये ट्रिप हो जाता है। वापटा वाले एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जी, सिस्टम ट्रिप हो गया।
और वो ट्रिपिंग इसी वजह से आती है कि जी वो कापर को हटा के उन्होंने वहाँ पे हर चीज़ जो है वो सिल्वर की लगा दिया और वो सिस्टम इनका जो वो ट्रिप हो जाता है। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी अब सिल्वर को रिप्लेस करेंगे कापर के साथ, तो ये सर नामुमकिन सी बात नज़र आती है, क्योंकि कापर बहुत कास्टली एक धात है। शुरू में पाकिस्तान में बड़ा वाफिर था, हमारे यहाँ इस्तेमाल हुआ, गैर मुल्की कंपनियों ने इस्तेमाल किया। अब तो इसके जो माइनिंग के ठेके हैं वो ही गैर मुल्की कंपनियों के पास है, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं टनों के हिसाब से और बताते हैं हमें शेरों के हिसाब से जी इतना निकला है। और ये सारी मिली भगत है हमारी जो अशरफिया उनकी उनके साथ, कि उन्होंने उनको उस अंदाज में किक बैक लेके या कुछ करके, मतलब है कि जो ठेकेदारी उसका कोई हाल नहीं है उसका, इसलिए वो कोई नहीं है। अभी कोई भी बारिश होगी तो ये जाती रहेगी, वो ये जाती रहेगी। उसका सिर्फ एक ही हाल है टेक्निकली बुनियाद पे, कि जिस तरह इस्लामाबाद में जी कि इस सारे सिस्टम को आप डाउन टू अर्थ ले जाएं, इसको ज़मीन दोज़ करें, तब ये जो है वो सेफ़ रहेगा। हल्की से हवा चलने से वो ट्रिप नहीं होगा, बारिश आने से ट्रिप नहीं होगा, तो वो सिस्टम जो है वो आपका स्मूथली चला जाएगा। लेकिन ये एकदम से हो नहीं सकता, ये स्टेप वाइज होगा। और फिर हमारे ये जो मोहल्ला जाते हैं ये बड़े कदीम हैं, ये बड़े कंजस्ट हैं। हमारा सीवरेज का निज़ाम ही इस कदर है कि पीने का पानी जो है वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में से होकर गुजर रहा है, और पाइप जो शुरू में पाकिस्तान बनने के बाद से बचा दिए गए, आबादियाँ बनने के बाद से बचा दिए गए, वो अभी तक बदकिस्मती से रिप्लेस नहीं हुए। जगह जगह से वो डैमेज हैं, और जो गटर लाइन का पानी है वो पीने के पानी में शामिल होता है। और हमारी जो मेजॉरिटी आबादी है 70% जो हमारी शहरी आबादी है वो उसको पीने पे मजबूर है जी। तो सबसे पहले जो जिस मसले पे काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को, हमारे नुमाइंदों को, हमारी सिविल सोसाइटी को, कि वो ये है कि वो पीने के पानी पे काम करें। एक तो उसको ड्रेनेज सिस्टम में से निकाल के दूसरी साइड में होना चाहिए, उसको गटर लाइन में से नहीं गुजारा जाना चाहिए उस पाइप लाइन को, और फिर उसको रिपेयर करना चाहिए। और ये नहीं है कि उसके जो पाइप हैं वो आप थर्ड क्लास प्लास्टिक के डाल दें कि वो प्लास्टिक की बूंद में शामिल हो जाए। उसको या तो सीमेंट का होना चाहिए या प्रॉपर जो है वो स्टील का होना चाहिए, ताकि ना तो वो जंग आलूद हो, ना जंग उसमें शामिल हो सके, ना उस तरह करके हो सके। और ये पाकिस्तानी अवाम का और जो हरीपुर की अवाम है उसका ये बुनियादी हक है। लोहे के जो पाइप हैं, ज़्यादातर लोहे के पाइप यहाँ पे डाले हुए हैं, तो वहाँ पे न सिर्फ TMA का बल्कि पब्लिक हेल्थ भी यही है, ये दोनों महकमों यहाँ पे पानी दे रहे हैं, तो बाकायदा बिल वगैरह भी ले रहे हैं और सूबाई गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं। तो मसला ये है कि उनके जो पाइप हैं वो बिल्कुल बोसीदा हो गए हैं, और उनकी मुख्तलिफ जगह से हमने देखा है, जिस तरह आबशार लगी होती है ना, गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह किया नहीं, लेकिन नालों में लगी हुई है जहाँ पे गटर का पानी आता है तो उसमें शामिल हो रही हैं। क्या तहसील चेयरमैन ने कोई किया है इसमें कोई काम, या किसी MPA ने काम किया हो? असल में हमारी बदकिस्मती ये है सर जी कि जिस काम के लिए जो शख्स बैठा हुआ है उसे वो काम ना ही करने दिया जाता है और ना ही उससे वो काम लिया जाता है। अब ये नालियों की सफाई, ये जो है वाटर सप्लाई, ये पब्लिक हेल्थ का और TMA का काम है, और ये बदकिस्मती से हमारे MPAs करते। अगर ये MPAs ने करना है तो उनके करने वाला काम कौन करेगा? उनका काम तो पॉलिसी का बनाना है। पॉलिसियाँ बनाने के लिए हमने गैर मुल्की लोग रखे हुए हैं। बदकिस्मती से हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो अमेरिका से, इंग्लैंड से, चाइना से और पड़ोसी मुल्क इंडिया से बन के आती हैं। हम उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। उसमें लोकल कम्युनिटी की ना तो तजावीज़ शामिल होती हैं, ना उसकी राय को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उन्हें कहा जाता है जी कि आपका काम हो रहा है ना, हम इसको कर रहे हैं, अब कोई भी करे। TMA का काम अगर MPA करता है, MNA करता है, तो आपको क्या एतराज़ है? होना ये चाहिए कि अब जिस तरह हाथ का काम आंखें नहीं कर सकती, आंखों का काम जो है वो दिमाग नहीं कर सकता, दिमाग का काम कान नहीं कर सकते, काम ले भी नहीं रहे ना, पब्लिक भी तो उनसे काम नहीं ले रही उस तरह का। पब्लिक भी नहीं ले, सियासी मुदाखलत तो है ही है, और ये हर दौर में हर जगह पे है। कहने पे काम होते हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं होता जी सर। यहाँ पे उनके बिना तो तहसील चेयरमैन भी कुछ नहीं कर सकता MPA के बगैर। वो तो आपस में सब एक है।
अगर देखा जाए तो सब आपस में मिले हुए हैं, तो सब कुछ हो रहा है ना। आपस में किधर मिलेंगे? आपके नाजरीन को तो नहीं पता, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अभी जो आपके तहसील चेयरमैन हैं वो दूसरे ग्रुप से हैं और बिल्कुल इनके मुखालफत है बहुत ज़्यादा बज़ाहिर, या वाकई अंदर से एक है? सर ये देखा जाए, ये अंदर से एक होना या ना होना, ये उनके जो काम है वो डिसाइड करते हैं। अगर तो इनकी पॉलिसी अलग अलग है, आप मुझसे ज़्यादा आपकी गहरी नज़र है। राशिद साहब आप ये बताएं, DHQ हॉस्पिटल में लेके आते हैं, अगर एक्सीडेंटल केस हो तो उसको ट्रामा सेंटर लेके जाते हैं, तो नाजरीन को ये भी बताएं ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं, 50 से 60% ऐसे पेशेंट हैं जिनको रेफ़र कर दिया जाता है। हमारे कई दोस्त ये मजाक भी किया करते थे कि DHQ में एक रोबोट तैनात कर दिया गया है, जो ही गेट से मरीज़ अंदर आएगा तो उसको बोलेगा इसको एबटाबाद के खलो। लेकिन अब एबटाबाद की बजाय भी हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो है ना इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लिया है। तो एजुकेशन में कहा जा रहा था कि वो पहले, लेकिन उसमें कुछ स्कूल हैं जो अच्छा मतलब रिज़ल्ट दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस पर भी सियासी मुदाखलत जो होती है ना, उसकी वजह से एजुकेशन का भी अगर कहा जाए, हेल्थ का भी कहा जाए, तो ये बेड़ा गर्क है। और चूँकि हमारा इलाका तो वैसे भी बहुत दूर है, 20-25 किलोमीटर है, लेकिन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं रोड की वजह से। वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है, सेहत का और पानी का। हमारे अगर दौर में हमारे अगर वहाँ पे हुआ है काम, तो अख्तर नवाज़ खान जो शहीद थे उन्होंने काम करवाए हैं। उनका मेरे ख्याल से यही मिशन था कि आवाम की खिदमत करना। और हमारे वहाँ पे काम ना होना ये नहीं कि वहाँ पे लोगों का इत्तेफाक नहीं है, वहाँ पे लोगों का इत्तेफाक है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो सिर्फ अपनी मफादात के लिए हो रही है। आवाम की खिदमत, कोई बोले ना कि मैं आवाम की खिदमतगार हूँ, तो मैं नहीं कह सकते कि वो आवाम का खिदमतगार है। आपके वहाँ पे स्कूल्स वगैरह हैं? जी स्कूल हैं, और माशाल्लाह से हमारे तकरीबन बच्चों का प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव के बिल्कुल तकरीबन 1-2 किलोमीटर के फासले पर, वो भी बच्चों का है। बच्चों का मिडिल स्कूल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अख्तर नवाज़ ख़ान ने बनाया था। पानी की जो स्कीम थी वो भी अख्तर नवाज़ ख़ान ने हमें दी थी। ठीक है जी। अच्छा, अख्तर नवाज़ ख़ान का नाजरीन यहाँ पे ज़्यादती होगी, मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड ना बताऊँ। अख्तर नवाज़ ख़ान जब यहाँ की सियासत में आए तो उन्होंने बिल्कुल हलचल मचा दी, और उनका मुकाबला यहाँ पे ख़ान बरदरान के साथ था, राजा बरदरान के साथ था और सरदार बरदरान के साथ था। चांस मिला और उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे गाँव बैकवर्ड इलाकों में खुद जाके सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किए सड़कों के ऊपर, दूसरे नंबर पे एजुकेशन के ऊपर। बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ पे प्राइमरी स्कूल अख्तर नवाज़ शहीद के नाम लेते हैं, वहाँ के इलाके के लोग भी अख्तर नवाज़ शहीद का नाम लेते हैं। एक ऐसा बच्चा जिसका ताल्लुक, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, तरबेला डैम के मुतासरीन में से था। एक ऐसा पौधा उन्होंने लगाया यहाँ की आवाम के लिए जिनका नाम आज भी लिया जाता है। हमें भी आप मुतासर कह सकते हैं, क्योंकि हम मुतासरीन में ही आते हैं। बदकिस्मती से उस वक्त हमारा जो गांव था वो बिल्कुल पानी के किनारे पे रह गया है ना, तो बाकी तमाम गांव जो है ना वो कोई खलाबाट में, कोई कांगड़ा कॉलोनी में आबाद हो चुके हैं। आपका लिस्ट में शामिल नहीं, आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट वहाँ नहीं, वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है जी। तो ये तो एक ज़्यादती है। उसने कभी आपने उस ज़्यादती पे आवाज़ उठाई है, या आपके किसी बुज़ुर्गों ने, आपके इलाके के लोगों ने? आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कौन सुनेगा। अभी हालिया महंगाई को आप देख लें, बिजली के बिलों को देख लें। हमारे इलाके में गांव एक, वहाँ पे मतलब कोई एसी नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पंखे ही हैं। और बाज़ तो ऐसे लोग हैं उनके घरों में फ्रिज भी नहीं है, इसके बावजूद 10 से 15 हज़ार रुपये बिल आता है। और वो जो टैक्स ये शहर के लोगों के साथ बराबर देते हैं। चलो शहर के लोगों को सहूलियात तो है ना, उन बेचारों को तो सहूलियात भी कोई भी नहीं है। इसके बावजूद 10 से 15 हज़ार रुपया फी गिराने का बिल आ रहा है, और वहाँ भी रोज़गार है ही नहीं है। तो अब हम क्या करें। पहले लोग कहते थे कि गांव जो है ना, गांव में बंदे लोग सुकून में रहते हैं, लेकिन अब वो सुकून वहाँ पे नहीं रहा। वारिस साहब, आप हमें ये बताएं, लास्ट में आपसे हमारा ये सवाल है कि यहाँ की आवाम क्यों अपना हक़ नहीं लेती? क्या बात है, यहाँ की आवाम हमेशा से खामोश रहती है। हरीपुर की आवाम तो गयूर आवाम है,
यहाँ पे तो हर किस्म की सहूलियत उनको है, लेकिन फिर भी अपना हक नहीं लेती। अच्छा, इसमें यह है कि मेरा एक तजिया है, नज़रिया है, और हालात व वाक़यात उसे साबित भी करते हैं कि सबसे पहले तो आने वाली तब्दीली को जब खुले दिल से कबूल किया जाता है तो बहुत सारे फ़वाइद होते हैं आवाम को, जो फौरी तौर पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं और उनके दूररस नताइज भी होते हैं। मैं उसकी 2-4 मसाइलें दूँगा तो आप भी उसे इत्फाक़ करेंगे। सबसे पहले जब फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान साहब ने इक़्तिदार संभाला तो ये पूरे पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा जो डैम बने वो उनके दौर में बने, जो इंडस्ट्री बनी वो उनके दौर में बनी, कि सियासत से जब आमरीत की तरफ हम लोग गए तो उसने मुल्क को ये दिया कि कितने ही डैम दे दी, तरबेला डैम, खानपुर डैम, गाजी बरोथा डैम, ये जो मंगला डैम, ये सारे उस दौर में जो है वो बने। उस दौर में बन जाता तो काला खान डैम का मंसूबा भी उसी दौर में बना, लेकिन बदकिस्मती से आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये उस वक़्त की चेंजिंग थी। फिर जो सारी मुख्तलिफ़ लोगों की फैक्ट्रियाँ थी उनको कुमाया गया, उनको कौमी तौर पे ऑनरशिप दी गई और सरकारी मुलाजमत करार दी गई। वो भी मतलब है कि उस वक़्त जो तब्दीली आई वो एक दूररस नताइज की हामिल रही। उसके बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले शहीद अख्तर नवाज़ साहब की बात की है, बड़े अरसे तक जो है वो सुकूत तारी रहा हरीपुर की सियासत में। राजगान बरादरान और ख़ान बरादरान के दरमियान में मुकाबला चलता रहा, तो कोई नया तजर्बा नहीं हुआ, कोई नई शख्सियत नहीं आई। तो जब शहीद अख्तर नवाज़ हाँ साहब जो है इस फील्ड में आए तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बड़ी जी। आपने ख़ुद बताया जी कि एजुकेशन पे बड़ा काम हुआ, रोड्स पे बड़ा काम हुआ, तो ये एक तब्दीली आने की वजह से हुआ। फिर उसके बाद जब तब्दीली हमने फिर देखी, हाँ, हेल्थ पे भी हुई। मैं आपको बताता हूँ, डिंगी में यहाँ पे BIU उन्होंने बनाई, उनके दौर में बनी, और मसला ये है कि आज भी वो बंद है। उसके बाद डिंगी बनी, सराय नेमत खान बनी, उसके बाद उसका अपना KTS में बनी। KTS वाली भी एंडिंग टेकिंग नहीं हुई, बन गई, मशीनरी आ गई, सारा कुछ आ गया, लेकिन वो भी सियासत की नज़र हो गई। वो उसके बाद फिर तब्दीली आई तो काजी साहब आ गए। तो उस वक़्त जितने भी प्राइमरी स्कूल थे वो मिडल हो गए, मिडल वाले हाई हो गए, हाई वाले हाई सेकेंडरी हो गए, और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आ गई। एक डेवलपमेंट हुई। तब्दीली आने के साथ जो है ये अच्छी पेशरफ्त थी, अच्छा डेवलपमेंट था। उसके बाद फिर सकूत तारी हो गया, जब काजी साहब और ख़ान बरादरान रहे, फिर सकूत तारी हो गया। फिर शहीद अख्तर नवाज़ ख़ान का जो भाई था वो काम करते रहे, लेकिन उस तरह की तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो ही बाबर नवाज़ ख़ान साहब जो हैं वो फील्ड में आए और MNA बने, और उस 4 साल दौर में जो डेवलपमेंट हुई उसे याद ना करना भी मेरा ख्याल है गैर मुनासिब सी बात है। उस ज़माने में बड़ी डेवलपमेंट आई, और उसके बाद बहुत सारे जो सियासी पंडित थे उनको पता चला नहीं अब काम करना पड़ेगा, और उसके बाद से लेके आज तक जो है वो डेवलपमेंट का जो है सिलसिला एक जो है वो जारी सारी है। बहुत सारे रोड बने, बहुत सारे इलाके जो हैं वो अब एक्सेसिबल हो गए हैं, बहुत सारी मुश्किलात हल हो गई हैं। और ये मैं जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सफ़र जो है, कोई भी तब्दीली जो है, कोई भी इनकलाब जो है वो रातों रात नहीं आता, स्टेप बाई स्टेप आता है। एक एरिया को वो टारगेट करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट होती है, फिर दूसरे एरिया को टारगेट करते हैं, फिर इस तरह स्टेप बाई स्टेप वो उस तरह करके करते हैं। अवाम जहाँ जब तब्दीली चाहती है, जो जो सहूलियात मांगती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मिलती चली जाती है। अब वो टाइम आ गया है, मैं समझता हूँ कि अब हमारा जो है वो 70% 75% एरिया जो है वो मेन शाहराहों के साथ जो है वो जुड़ गया। 25% 30% जो देहात हैं, जो एरियाज़ हैं, जिस तरह राशिद साहब का एरिया है, वो अभी तक उसको उस तरह की एक्सेस नहीं मिली। लेकिन आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद जो स्टेप उठाया जाएगा डेवलपमेंट का, उसमें इस तरह के इलाकों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि अब काम ही वहाँ पे रह गया। वो काम किया जाएगा और वो काम अब होगा। अब हमारे जो आने वाले इलेक्शन में हमारा जो टारगेट होना चाहिए आवाम का, वेरी स्पेशल, उनको ये होना चाहिए कि एक तो ऐसे काम हो जिससे उनकी खुद ही मुतासर ना हो।
अब खुद ही मुतासर कैसे होती है, आप ये देख लें कि अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए हमने सुना जी 4 अरब रुपए जो हैं वो रख दिए गए। अब 4 अरब रुपए से छोटी छोटी कितनी इंडस्ट्रियाँ लग सकती हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे एरिया की हमारे ख़वातीन बच्चे जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लोग हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और वो बड़ा बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो हासिल कर सकते हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा है जी आटे को रमज़ान में जी आटा जी मुफ्त दिया जा रहा है और उसका ये असर हुआ कि जो उस वक्त 1300 रुपये की बोरी थी वो अब आपने खुद बताया वो 2900 रुपये की है। वक्ती तौर पे तो लोगों को फ़ायदा हुआ और सबको भी नहीं हुआ। जिनको हुआ उनके पूरे घराने को हुआ, हर फर्द ने ले लिया, और जिनको नहीं मिला उनको बिल्कुल नहीं मिला। ना मेरा ख्याल है आपको मिला, ना राशिद साहब को मिला, मुझे तो बिल्कुल हमारा तो नाम ही किसी फ़र्द का उसमें नहीं आया कि जी वो उनको दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करते हैं हम कि हमें वो ज़कात जो है उसकी लत नहीं लगी, आदत नहीं लगी, हमारी खुद ही मुतासर नहीं हुई। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ सब्सिडी का कि वही अगर उठा के सब पे डिवाइड कर दी जाती तो आटे का रेट कम हो जाता, हर बंदा ले लेता। और दूसरी बात, आज सुबह भी हम एक जगह थे तो बात इसी तरीके से हुई कि आपका मुल्क बेकारी है, यहाँ पे हर बंदा बेकारी बन गया है। वजह ये है, उसके कहने का मतलब भी यही था कि आज हम इतने ज़्यादा मकरूज़ हो चुके हैं, आज हमारा मुल्क इतना ज़्यादा मकरूज़ है तो उसकी वजह ये है हम भी मकरूज़ हो चुके हैं। आज जो सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी की वजह से हर बंदे तक वो वेल नहीं होती, जहाँ पे जिसकी अप्रोच होती है उसी को चीज़ मिलती है। हरीपुर के अंदर आप खुद सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, आप मुझे ये बताएं हरीपुर के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लें, उसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोग्राम हुए हैं, मुझे ये बताएं कितने % गरीब हैं जिनको ये सहूलत अवेल है कि कारकुन जो हैं उसी जमात के कारकुन जो होते हैं उन लोगों के घरों में क्यों चीज़ जाती है, उन लोगों के नाम लिस्टों में क्यों आ जाते हैं, ये बताएं मुझे और ये नाजरीन भी जाने। असल में मैं जहाँ तक समझता हूँ उस प्रोसेस को इतना डिफ़िकल्ट कर दिया जाता है कि वो आम हमारी जो आबादी है बदकिस्मती से हम एजुकेशन के मैदान में अभी तक बहुत पीछे हैं और उसका जो प्रोसेस है वो उसको इतना टेक्निकली डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि वो आम आदमी की एक्सेस से जो है वो उसको रसाई उस वहाँ तक हासिल नहीं होती, वो अपना डेटा ही उसमें फीड नहीं करवा सकता, वो इतना प्रोसेस जो उसका वो है। और ये जितने सियासी कारकुन हैं ये थोड़े से फेमिलियर होते हैं, इनको पता होता है कि ये चीज़ आने वाली है, ये आने वाली है, वो पहले तो होमवर्क करके रखते हैं, फिर एकदम से वो अपना चूँकि उन्होंने होमवर्क किया होता है वो एकदम से अप्लाई करते हैं और 1-2 ट्राई के बाद उनका जो डेटा है वो एक्सेप्ट हो जाता है। जबकि उसके मद्दे मुकाबल जो ज़रूरतमंद है वो एक तरफ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बराबर करने में लगा हुआ होता है, हमें ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। ये अवामी नुमाइंदे जो हैं, जो हमारे MP हैं, MNAs हैं, कौंसलर हैं, चेयरमैन हैं मुख्तलिफ, ये हम में से ही हैं, ये बाहर से कोई नहीं है, अबरार से कोई नहीं है, ऊपर से आसमान से कोई नहीं है, जंगलों पहाड़ों से कोई नहीं आया, ये हम में से ही हैं सारे। हम जब इनको वोट दे रहे होते हैं हम इनके सामने कोई डिमांड नहीं रखते राशिद भाई कि जी आपको हम नुमाइंदा बनाने जा रहे हैं, हम आपको वोट देंगे तो आपने इस सेक्टर में काम करना है। हम उनसे कोई टारगेट नहीं देते, हम उन्हें शुतर बेमहार की तरह खुला छोड़ देते हैं। अब वो उनका और थोड़ा सा गरीब मतलब है कि जो हमारा सियासतदान है वो मतवसत तबके से या एलीट क्लास से, उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड है, उसके वो मसाइल नहीं होते, ना उसने बचपन से लेके अब तक उनका सामना किया हुआ होता है, जिसका ये हमारी पुअर क्लास और मिडिल क्लास करती है। और बदकिस्मती से मिडिल क्लास के नुमाइंदे हमारे कौंसलर भी नहीं, हमारे पास मिडिल क्लास वालों के पास और पुअर क्लास वालों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके, वो इतना रोज़ी रोटी में उलझे हुए हैं। ये थोड़ा सा उसका काम है जो थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मेंटली सेटिस्फाइड है, उसके पास खाने पीने के लिए चीज़ है, तो उसने इसको एज ए मशगला जब अपनाया, उसका ये मिशन नहीं होता, ये उसका मशगला होता है, टाइम पास होता है। और फिर आपने उसके सामने डिमांड भी कोई नहीं रखी, तो उसको जो समझ में आता है वो करता है, और अक्सर औक़ात वो मेजॉरिटी के अगेंस्ट जा रहा होता है और 4, 5, 6, 7 लोगों के % लोगों के जो है वो हक़ में जा रहा होता है। तो इसलिए हम उनसे गिला उस वक्त तक नहीं कर सकते।
एजुकेट होने की हमें ज़रूरत है, टारगेट सेट करने की हमें ज़रूरत है, गोल सेट करने की हमें खुद ज़रूरत है, मुखलिस होने की हमें खुद ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे, हर शख्स खुद से मुखलिस नहीं होगा, खुद से दयानतदार नहीं होगा, खुद से ईमानतदार नहीं होगा, खुद से दूसरे का एहसास करने वाला नहीं होगा, उस वक्त तक उसका नुमाइंदा कभी नहीं हो सकता। क्यों? कि ये मेरे रब और उसके रसूल का फ़ैसला है कि जिस तरह की आवाम होती है उस तरह के उस पर हाकम जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं या उसी में से चुने जाते हैं, उसी में से बनाए जाते हैं। और ये फार्मूला कभी चूँकि गलत हो नहीं सकता, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ख़ुद को जो है ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की, शऊर अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। SCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें।